मैडम, राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, आपने भी भाग लिया है, किस तरह से देख रही हैं राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है? देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो जो भी इस वर्ष के शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश किया था, उसमें जो सारे उन्होंने वायदे किए थे, जो स्कीमें कही थी, उसका आकलन होता है। और अगर हम ये इस राज्यपाल के अभिभाषण को देखें, इसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। इसमें ये योजना वो योजना वो योजना और ग्राउंड में कोई योजना नज़र नहीं आती है। तो हमने इन सारी बातों को इसलिए रेज किया है कि लोगों के बीच सच्ची बात जानी चाहिए। असली बेरोजगारी को लेकर के इसमें कोई चर्चा नहीं है। ये पानी के नलकों की बात करते हैं और बताते नहीं हैं कितना पैसा आखिरकार इनके पास जल जीवन मिशन में आया है, कितना पैसा आया है, कितना खर्च किया है, किस चीज़ के लिए खर्च किया है। नलके लगाए जा रहे हैं तो इनकी स्कीम है ना, जब उसमें पानी भी हो, सोर्सेज जो हैं, रिसोर्स जो हैं वो ऑगमेंट हुए नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप पंचायती राज में देखें तो लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, घर नहीं मिल रहे हैं। लोग जो गरीब लोग हैं, विशेष करके अभी बर्फ़ पड़ी है, इससे पहले बारिश बहुत ज़ोरदार हुई थी, तो लोगों का नुकसान बहुत हुआ है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। महिलाएं परेशान हैं कि गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपये छू रहा है। आप सरसों का तेल देखें, बाज़ार में 200, कहीं 225 है, कहीं 235 है, कहीं तो 250 तक रुपये है। डिपेंड करता है कि कितनी दूरी है। तो ये सारी बातों को देखते हुए हमारा ये मानना है कि ये बजट जो है ये किसी के हित में नहीं है। आप एम्प्लॉयज़ की बात कर लीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ अपनी मांग रख रहे हैं। इनका ये कहना कि भाई कांग्रेस के टाइम पे बंद हुआ था, बंद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिल्ली से किया था और स्टेट्स को उस टाइम फोर्स किया गया कि अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपकी ग्रांट्स बंद कर दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल ग्रांट पे निर्भर है, तो इसलिए उस समय ये फैसला लिया होगा। मगर फैसले जो हैं अगर गलत हो जाए तो सुधारे भी जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि जो रास्ता अशोक गहलोत जी ने दिखाया है राजस्थान में, उस रास्ते पे अब हिमाचल सरकार को भी चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि वो शीघ्र ही कैबिनेट की बैठक बुला करके OPS देने की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो हमारे मुद्दे हैं, ये असली मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के। इनको लेकर के इस डॉक्यूमेंट में, इस दस्तावेज में कुछ भी नहीं था, तो नेचुरली इसका विरोध तो होना ही। कर्मचारियों को लेकर किस तरह से देखते हैं आप, जो एक अधिसूचना कल निकली है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंदोलन अगर करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा? देखिए, मैं तो विधानसभा के अंदर भी इस बात को कहा कि बजाय इसके कि कर्मचारियों की मांग को संवेदनशील तरीके से देखा जाए, मुख्यमंत्री ने पहले मीडिया के जरिए से डराने धमकाने का प्रयास किया, अब तो 3 पन्ने की चिट्ठी निकाल के डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। क्या आप अपने ही कर्मचारियों को और अपने ही जो आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, आप उन्हीं को डराओगे धमकाओगे तो काम किससे लोगे? ये प्रदेश पे काम कौन करेगा? मैं नहीं समझती हूँ कि ये सही बात है। ये ऑर्डर इनको इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए और OPS तो इनको दे ही देना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुद्दा बना रही है OPS को, कांग्रेस के इशारे पर ही आंदोलन हो रहे हैं, इस तरह का उन्होंने कहा है। कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं OPS बहाल की? कांग्रेस ने नहीं की क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है। जिसकी सरकार है वो बहाल करेगा। कांग्रेस की जहाँ सरकार है राजस्थान में बहाल हो गया है, छत्तीसगढ़ में तैयारी है। हम ये कह रहे हैं कि किसी गलती को सुधारने में या मानने में बड़प्पन होता है, कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। गलती हुई थी अगर हमारी सरकार ने उस वक्त वाजपेयी जी के प्रेशर में आकर के OPS को हटा करके और NPS को लागू किया, तो उसको सही करना, गलती को सही करना भी तो सरकार का ही, मैं कहती हूँ कि सरकार का दायित्व है और सरकार को करना चाहिए। और जहाँ तक आंदोलनों की बात है, कोई किसी को आंदोलन के लिए प्रेरित नहीं करता है। जो प्रताड़ित होता है वो आंदोलन करता है। और अगर कोई सही आंदोलन करेगा तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे सही बात पे, सही मुद्दे पे, तो कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और हमने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो OPS जो है हम हिमाचल प्रदेश में बहाल करेंगे। विधानसभा पिछले कल
विपक्ष लगातार उठाता है कि बीजेपी सरकार में रेप की बात करें या मर्डर की बात करें होता रहे। राकेश पठानिया ने ये कहा है कि वो पर्ची लेकर यहाँ पर ऐसी तरह चीज़ें नहीं है कि, तो किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, राकेश पठानिया जी ने इस तरह की हल्की बात कही, मैं नहीं समझती उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य पे कही और क्यों कही कि पर्ची लेकर के रेप की बात की कहाँ से चर्चा आ गई। रेप होता है, कहीं भी हो, किसके साथ भी हो, गलत है। और उसकी जो बढ़ती तादाद है और महिलाओं के प्रति जिस तरह से क्राइम बढ़ रही है, अनसुनी बातें होती थी ऐसी कि 2 महिलाओं की डेड बॉडी जो है बोरियों में डाल करके और सड़क के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे छोड़ दी गई। तो क्राइम के बारे में चर्चा करना, जो भी जिसको हम कहते हैं कि वी आर देयर इन द हाउस एज प्रोटेक्टर्स ऑफ द लॉ, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम इसको उठाएं। राकेश पठानिया जी का ऐसा कहना अनफॉर्चुनेट है। मैम, विधायक अनिरुद्ध सिंह के साथ एक दुर्व्यवहार का मामला है पुलिस स्वान द्वारा, आप भी खुद भुगत-भुगी रह चुके हैं एक बार, तो किस तरह से देखते हैं इस तरह की घटना, क्योंकि आम लोगों के साथ भी इस तरह की ज्यादती जो है वो होती है? मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि चाहे पुलिस फोर्स हो, डिसिप्लिन फोर्स है या कोई भी हो, थोड़ा सा इन लोगों को मैनर्स में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। कैसे आम आदमी के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि अनिरुद्ध सिंह जी के साथ हुआ, प्रश्न ये है कि किसी के साथ भी ऐसा क्यों हो। अनिरुद्ध सिंह जी विधायक हैं, अगर उनके साथ पुलिस का ये व्यवहार रहेगा तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। और मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह से कंडेम करती हूँ। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे जो प्रिविलेज कमेटी है विधानसभा की, स्पीकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है। मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं और अनिरुद्ध जी हम गए थे, हमने वहाँ पे रिटर्न में अनिरुद्ध जी की कंप्लेंट जो है वो दी है और हमें पूरा विश्वास है कि इस पर कार्रवाई होगी।